हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ITI क्यू पर। आज का हमारा टॉपिक है 4 पॉइंट स्टार्टर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखे थे 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर। आज का हमारा टॉपिक 4 पॉइंट स्टार्टर है। 4 पॉइंट स्टार्टर में हम देखेंगे पैनल का इंट्रोडक्शन, जो हमारा स्टार्टर है, स्टार्टर की आंतरिक संरचना और उसमें जो लगे हुए उपकरण हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो पैनल्स है उसके टर्मिनल्स। अब टर्मिनल्स की जब बात आ जाती है तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हम टर्मिनलों को कैसे पहचान करें कि इनपुट टर्मिनल्स कौन से होते हैं, आउटपुट टर्मिनल्स कौन से होते हैं। तो हमारे इनपुट टर्मिनल्स होते हैं बेसिकली राइट हैंड पे होते हैं, और जो हमारा आउटपुट होता है जिसे हम मोटर से सप्लाई में जोड़ते हैं वो हमारा लेफ्ट हैंड की ओर रहता है। जो हमारा पैनल्स है उसमें हमें मेन इनपुट में ऐसी सप्लाई देनी है और ऐसी सप्लाई हमें 230 वोल्ट से 250 वोल्ट तक देना है। हमारे इनपुट टर्मिनल्स बेसिकली जो होते हैं कॉपर या फिर आयरन के बने हुए होते हैं। फिर इसके ऊपर है कि बेकेलाइट नामक इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है, इस कारण हम टर्मिनलों को आसानी से पकड़ सकते हैं, छू पाते हैं और हमें किसी भी प्रकार का वैद्युतिक शॉक नहीं लगता है। जो हमारा पैनल्स है उस पर हम देखेंगे जो हमारा पैनल में इनपुट पक्ष की तरफ हमारे पैनल में कभी नाइफ स्विच आ रहा हो तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा पैनल है वो डीसी सप्लाई से चल रहा है। अब यहाँ पर हमने मेन इनपुट के बाद देखते हैं तो नाइफ स्विच आता है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा होगा कि हम पैनल पे ऐसी सप्लाई देने की बात कर रहे हैं, फिर हमारा पैनल अगर जो डीसी से चल रहा है क्योंकि नाइफ स्विच लगा है तो एसी से डीसी कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो हमारा पैनल्स है वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है। इसमें जो मेन इनपुट है उस पर हम ऐसी ज़रूर देते हैं, पर इसके अंदर एक रेक्टिफायर सर्किट लगा है जिसे हम ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। उसका काम रहता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। हमारे पैनल में पहले से ही वो लगा हुआ है, जैसे ही हम टर्मिनल पर ऐसी सप्लाई देते हैं हमारा डीसी में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा इनपुट इंडिकेटर चालू हो जाता है। जैसे ही हमारा इनपुट इंडिकेटर चालू हो जाता है हमें सूचना मिल जाती है कि जो हमारा पैनल है वो उसमें सप्लाई डीसी आ चुकी है। और हमारे नाइफ स्विच को हम जैसे ही ऑन करते हैं तो हमारे वोल्टमीटर, यहाँ पर हमारे वोल्टमीटर पर रीडिंग शो हो जाती है, जो हमें दिखाती है कि हमारे जो पैनल्स है उसमें डीसी सप्लाई कितने वोल्टेज में आ रही है। अब हमने यहाँ पे नाइफ स्विच की बात किया था कि वो डीसी के लिए प्रचलित होता है। जो हमारे वोल्टमीटर है उसके अंदर बने हुए सिंबल्स से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा वोल्टमीटर कौन सा है। तो बेसिकली जो हमारे वोल्टमीटर है, हमारे वोल्टमीटर पर जो सिंबल्स बने हैं, जो हमारा इस प्रकार का कुछ सिंबल्स बना हुआ है उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा वोल्टमीटर किस प्रकार का है, यानी कि एमआई का है या फिर एमसी। फिर इसके बाद आप देखोगे 1.5। अब ये 1.5 क्या होता है, यहाँ पे कभी कभी 2.0 या फिर 2.5 भी लिखा हुआ रहता है। तो ये जो हमारा वोल्टमीटर होता है इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, इसकी क्षमता कितनी रहती है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। जैसे कि 1.5 लिखा है तो बेसिकली आप पता लगा सकते हो कि जो ये पैनल्स है इसमें जो वोल्टमीटर लगा है वो बेसिकली जो लैब वगैरह होती है या फिर जो कम क्षमता वाले जहाँ पर कम वोल्टेज पे काम किया जाता है वहाँ पर इस प्रकार के वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप बड़े बड़े उद्योगों में देखोगे, इंडस्ट्रियल में देखोगे तो वहाँ पर आपको 1.5 की अपेक्षा 2.5 नज़र आएगा। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वोल्टमीटर के अंदर सिंबल्स बना हुआ है, कुछ हॉरिजेंटल एक लाइन है, लाइनिंग के ऊपर वापस ऊपर की ओर लाइन बनी हुई है। अब उस लाइन से हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा वोल्टमीटर होता है हमें वोल्टमीटर को किस अवस्था में हमारे पैनल पर लगाना है, चाहे वो ऊर्ध्वाधर अवस्था हो या फिर क्षैतिज अवस्था हो। तो इस प्रकार के सिंबल से हम पता लगा सकते हैं। फिर हमारा जो वोल्टमीटर होता है उसमें जीरो एडजस्टर दिया होता है। ये एक स्क्रू की भांति होता है। तो हमारा जीरो एडजस्टर रहता है, उसकी सहायता से हमारी नॉब है उसको हम फिक्स जीरो पर एडजस्ट कर सकते हैं। जो हमारा एमीटर होता है, अब एमीटर हमारे यहाँ पे 2 लगे हुए हैं। जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होती है उसके लिए लगाया गया है, एक हमारा आर्मेचर के लिए एक लगाया गया है कि जो हमारे मोटर का आर्मेचर है उसमें कितनी धारा जा रही है और जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो कितनी धारा पर प्रचालित हो रही है। जो हमारे पैनल पर लगे हुए एमीटर है उनके द्वारा पता चल जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर एक रियोस्टेट। अब रियोस्टेट का काम क्या होता है, तो बेसिकली हम आपको बता दें जो रियोस्टेट होता है पहले तो एक वेरिएबल प्रतिरोध होता है। रियोस्टेट यानी कि वेरिएबल प्रतिरोध, वह प्रतिरोध
जिसे हम हमारी इच्छा के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और 4 पॉइंट स्टार्टर में अगर जो हम रियोस्टेट का प्रयोग कर रहे हैं तो हम बेसिकली अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उससे हम मोटर को चालू या बंद नहीं, अपेक्षाकृत हम मोटर की स्पीड को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा आउटपुट इंडिकेटर। जो हमारा आउटपुट इंडिकेटर है उसका कार्य क्या होता है, तो जैसे कि हमने बताया था हमारा इनपुट पक्ष यानी कि ये वाला हमारा जो इनपुट पक्ष का सर्किट है ये पूर्णतः सही रहता है। उसके बाद हमारा आउटपुट इंडिकेटर चालू हो जाता है। इस कारण हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी मोटर है उसे हम स्टार्टर की सहायता से ऑन कर सकते हैं। अब हमारा जो स्टार्टर होता है बेसिकली हमारे स्टार्टर पे आप अगर जो पैनल पे देखोगे या फिर स्टार्टर पे देखोगे तो आपको यहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई है 4 पॉइंट स्टार्टर। जैसा कि हमने यहाँ पर नेम प्लेट लगी है 4 पॉइंट स्टार्टर। अब क्या होता है 4 पॉइंट स्टार्टर, अगर जो इस नेम प्लेट अगर जो यहाँ पर नहीं भी होती तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये 4 पॉइंट स्टार्टर है। आइए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। जब हम स्टार्टर के आंतरिक भागों की बात करते हैं तो आपको जो स्टार्टर का आंतरिक भाग है वो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। और हाँ, यहीं पर हम आपको बताएंगे कि जो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, वो हम सर्किट को जो हमारा स्टार्टर है उसे देखकर ही कैसे पता लगा सकते हैं कि ये 2 पॉइंट स्टार्टर है या फिर ये 4 पॉइंट स्टार्टर है। तो आपको यहाँ पर कुछ टर्मिनल्स दिख रहे होंगे। अब टर्मिनल्स अगर जो आपको नज़र आ रहे होंगे तो यहाँ पर पॉइंट भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो टर्मिनल पॉइंट थे वो भी नज़र आ रहे हैं। तो आप इन्हीं पॉइंट की सहायता से, इन्हीं पॉइंट के कारण ही पता लगा सकते हो कि ये स्टार्टर 4 पॉइंट है या 3 पॉइंट है। बेसिकली अगर जो ये 4 पॉइंट स्टार्टर है तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट की संख्या नज़र आ रही है वो 4 नज़र आ रही है। अगर जो 3 पॉइंट होता तो आपको पॉइंट की संख्या 3 नज़र आती, 2 पॉइंट होता तो आपको पॉइंट की संख्या 2 नज़र आती। अब इसके बाद हम अगर जो स्टार्टर के आंतरिक संरचना की बात करते हैं कि हमारा स्टार्टर में जो आंतरिक संरचना है उसमें जो उपकरण वगैरह लगे हैं वो कैसे कार्य करते हैं और उन उपकरण के नाम क्या होते हैं, तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जो हमारा आंतरिक भाग होता है स्टार्टर का, उसमें सबसे बड़ा वाला भाग होता है उसे हम NVC यानी कि 9 वोल्ट कॉइल, जी हाँ, ये वही 9 वोल्ट कॉइल है जिसे हम होल्डिंग कॉइल भी कहते हैं। अब हम NVC के बारे में अगर जो चर्चा करते हैं तो हमारा जो NVC होता है उसमें कोई भी वोल्टेज नहीं होता है। वो जो प्रचालित होती है वो सिर्फ धारा पर ही प्रचालित होती है। जो यहाँ पर ये वाला हमारा भाग होता है पूरा, इसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग आर्म। अब हमारा जो कनेक्टिंग आर्म होता है उस पर कई छोटे छोटे उपकरण लगे हुए रहते हैं, जैसे कि हमारे स्पाइरल स्प्रिंग। यहाँ पर आपको कनेक्टिंग आर्म है यानी कि संयोजक भुजा, उस पर आपको नज़र आ रहा होगा एक हमारा स्पाइरल स्प्रिंग जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। स्पाइरल स्प्रिंग जो होता है वो भी हमारे कनेक्टिंग आर्म पर ही कनेक्ट होता है। उसके बाद सॉफ्ट आयरन कीपर। अब जो हमारा सॉफ्ट आयरन कीपर होता है वो भी कनेक्टिंग आर्म पर ही कसा हुआ रहता है। उसके बाद अगर जो आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर स्टड। अब जो हमारा स्टड रहता है जिसे हम स्टार्टिंग स्टड बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब स्टड की बात की जाती है तो स्टड यहाँ पर 2 प्रकार के रहते हैं। एक रहता है हमारा फिक्स स्टड, दूसरा हमारा रहता है स्टार्टिंग स्टड। अब हम आपको बता दें जो हमारा स्टार्टिंग स्टड रहता है वो मूवेबल रहता है, वो संयोजक भुजा पर ही जुड़ा रहता है। उसके बाद आता है हमारा इंसुलेटेड भाग होता है, उसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग हैंडल। उसके बाद हमारा आता है ओवरलोड कॉइल। बेसिकली आपने ओवरलोड कॉइल के बारे में पहले भी सुना होगा, पर हम आपको बता दें जो हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें ओवरलोड कॉइल नहीं रहती है। जो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें ओवरलोड कॉइल का प्रयोग किया जाता है और 3 पॉइंट स्टार्टर में भी किया जाता है। अब ओवरलोड कॉइल का क्या काम होता है, आपने यहाँ पर NVC कॉइल के बारे में जाना। उसके बाद ये ओवरलोड कॉइल क्या होती है। ओवरलोड कॉइल हम आपको बता दें कि जैसे कि हमारी मोटर पर ओवरलोड हो गया, अति भार हो गया, उस समय हमारी ओवरलोड कॉइल हमारी जो मोटर है उसकी सुरक्षा करेगी। अतिभार के समय हमारी मोटर की सुरक्षा करती है हमारी ओवरलोड कॉइल। उसके बाद इसके जो नीचे लगा रहता है उसे हम बोलते हैं ओवरलोड रिले कॉन्टैक्टर। जो हमारा ओवरलोड रिले कॉन्टैक्टर होता है या फिर ओवरलोड कॉइल कॉन्टैक्टर, यहाँ पर हम ओवरलोड रिले कॉन्टैक्टर भी बोल सकते हैं और ओवरलोड कॉइल कॉन्टैक्टर भी बोल सकते हैं। जो हमारा ओवरलोड कॉइल कॉन्टैक्टर यानी कि हमारे ओवरलोड जो कॉइल है उसको कॉन्टैक्टर यानी कि जो कॉन्टैक्ट करता है। अब हमारे जो कॉन्टैक्टर है वो क्यों बनाए जाते हैं और उसका क्या काम रहता है,
तो हम आपको बता दें यहाँ पर जो हमारी ओवरलोड कॉइल है, अगर जो प्रचालित हो जाएगी यानी कि ऑन हो जाएगी तो उसका भी काम यही रहेगा कि अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाना। अगर जो वो चुंबकीय क्षेत्र उसके आसपास बनाएगी तो जो हमारा ओवरलोड कॉइल कॉन्टैक्टर होता है वो हमारे जो कॉइल है, ओवरलोड कॉइल है, उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा और इसी कारण से जो हमारे ओवरलोड टर्मिनल्स होते हैं वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। इसी शॉर्ट होने के कारण हमारी एनवीसी कॉइल अपना चुंबकत्व खो देती है। हमारी एनवीसी कॉइल है वो अगर जो उसका चुंबकत्व खो देगी तो जो हमारा स्टार्टर है वो ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि हमारी एनवीसी कॉइल ही हमारे कनेक्टिंग आर्म को उसके पास जकड़ कर रख पाती है। जैसे ही हमारी एनवीसी कॉइल का मैग्नेटिक गुण समाप्त हो जाएगा वैसे ही हमारा स्टार्टर ट्रिप हो जाएगा और इसी प्रोसेस से हमारा स्टार्टर कार्य करता है। अब यहाँ पर हम बता दें इन सभी उपकरण के अलावा यहाँ पर एक उपकरण और होता है जिसे हम बेस प्लेट बोलते हैं। अब बेस प्लेट का कार्य क्या होता है, जितने भी हमारे उपकरण लगे हुए हैं उन्हें थामे रखना, उन्हें पकड़ कर रखना हमारा बेस प्लेट का काम होता है। अब बेस प्लेट के बारे में हम जानेंगे तो हमारी बेस प्लेट फाइबर नामक इंसुलेटेड पदार्थ की बनी रहती है। उसके बाद होते हैं हमारे आउटपुट टर्मिनल्स। हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, बेसिकली डीसी कंपाउंड मोटर को ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब जब हम कंपाउंड मोटर की बात कर देते हैं तो उसमें वाइडिंग जो होती है बेसिकली उसमें 2 वाइडिंग होती है। एक होती है सीरीज फील्ड वाइडिंग, एक होती है शंट फील्ड वाइडिंग। दोनों से मिलकर बना होता है कंपाउंड। अब अगर जो दोनों वाइडिंग है तो यहाँ पर दोनों वाइडिंग को सप्लाई भी अलग अलग देनी होगी और इसी कारण से यहाँ पे जो टर्मिनल की संख्या होती है वो 6 होती है। 2 आर्मेचर के लिए, 2 फील्ड सीरीज फील्ड वाइडिंग के लिए, 2 शंट फील्ड वाइडिंग के लिए। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की रहती है। नेक्स्ट वीडियो में जो MG सेट होता है हमारा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे जो यूट्यूब चैनल्स ITI Q पर लगातार बने रहिए।